नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एके कैंपस पर। एके कैंपस के मिशन बीएसटीसी बैच में। दोस्तों, इतिहास में मेवाड़ राजवंश चल रहा है। मेवाड़ राजवंश में हमने महाराणा सांगा पूरा किया। अब सांगा के आगे सांगा के 4 पुत्र, जैसे मैंने पहले बताया था कि सत्ता के लिए फिर वापस संघर्ष होगा, तो राणा के 4 पुत्रों के मध्य फिर संघर्ष। वैसे ये संघर्ष राणा सांगा, पृथ्वीराज और जयमल के संघर्ष जैसा नहीं था, लेकिन इसमें बहुत थोड़े समय के अंदर क्या है, शासक चेंज होगा। तो इसके सबसे बड़ा पुत्र कौन था? भोजराज। उसके बाद कौन आता है? रतन सिंह। फिर कौन आता है? विक्रमादित्य। और अंत में अपना आ जाएगा उदय सिंह। उदय सिंह। तो दोस्तों, सबसे पहले आते हैं भोजराज पे। भोजराज कभी भी शासक नहीं बना। अब भोजराज के साथ में जो महत्वपूर्ण चीज है वो है मीराबाई। कौन है? मीराबाई। मीराबाई जो है, भक्त शिरोमणि मीराबाई, राजस्थान की राधा। कौन? मीराबाई। अब मीराबाई महाराणा सांगा की बहू थी। पहले थोड़ा सा मीराबाई के बारे में जानते हैं। यह हमारी परीक्षा के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। भोजराज का ऐसा कुछ है नहीं, बस ये ध्यान रखना है कि मीराबाई के पति का क्या नाम था? भोजराज। भोजराज किसका पुत्र था? महाराणा सांगा का। अब मीराबाई जो है, इनका जन्म कहाँ होता है? था कुड़की गांव में। कहाँ पर? कुड़की गांव में। ये कहाँ स्थित है? पाली में। दोस्तों, मीराबाई जो थे, यह मेड़ता के शासक राव दूधा, उनके पुत्र रतन सिंह की पुत्री थी। और इनका बचपन का नाम था पेमल। इनके बचपन का नाम क्या था? पेमल। अब यह किनकी पुत्री थी? इनके पिता का नाम क्या था? रतन सिंह। और दादा का नाम? राव दूधा। अब यह जो थी, ये अपनी दादा की बहुत लाडली थी और इन्होंने अपना बचपन जो है अपने दादा के साथ ही बिताया था। अब दोस्तों, जो मीराबाई है, इनका विवाह किससे होता है? भोजराज से। लेकिन भोजराज ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहते हैं और बहुत ही अल्पायु में इनकी मृत्यु हो जाती है। इस कारण मीराबाई क्या है? विधवा हो जाती है। जब यह विधवा हो जाते हैं तो यह अपना जो है जीवन जो है साधु संतों के साथ में बिताना शुरू कर देते हैं और ये भजन कीर्तन में लीन हो जाते हैं। अब यह जो बातें थी, यह मेवाड़ के राणा रतन सिंह को क्या है? पसंद नहीं आती है। अब मीराबाई जो थी, मीराबाई के नाम का मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बना हुआ है। मीरा मंदिर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। अब ये किसने बनवाया था? मैंने आपको पहले बताया है, जब हमने कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां पढ़ी थी तब हमने ये देखा था, उन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, उन्होंने किलों का निर्माण करवाया था, साथ ही साथ कुछ मंदिरों का भी निर्माण करवाया था, जिसमें एक मीरा मंदिर है। दोस्तों, यह शुरुआत के अंदर मीरा का मंदिर नहीं था, यह शुरुआत में श्री कृष्ण का मंदिर था। लेकिन मीरा अपने भोजराज की मृत्यु के बाद इसी मंदिर में क्या है? बैठना उठना शुरू हो जाती है, इसी मंदिर में भजन कीर्तन में लीन हो जाती है। तो उसी वजह से इस मंदिर का नाम क्या पड़ जाता है? मीरा मंदिर। अब दोस्तों, मीराबाई जो थे, इनकी भक्ति का प्रकार कौन सा था? सगुण। इनकी भक्ति का प्रकार कौन सा था? सगुण। दोस्तों, भक्ति होती है 2 प्रकार की। भक्ति होती है 2 प्रकार की, एक होती है सगुण और एक होती है निर्गुण। इनका कहने का मतलब यह है कि
जो मीराबाई है, मीराबाई श्री कृष्ण की भक्त थी और उनको, उनकी प्रतिमा को क्या है, यह अपना इष्ट मान के पूजा करती थी, उनकी ही भक्ति में यह लीन रहती थी। तो यह ईश्वर की क्या है, एक मूर्ति को सच मानती थी और उसी की पूजा करती थी, या हम कह सकते हैं कि ईश्वर के एक रूप को निर्धारित कर दिया था, ईश्वर के कुछ गुणों को निर्धारित कर दिया था। तो इनका कहना क्या था कि जो ईश्वर है यह कुछ गुणों के साथ में, इसीलिए क्या हो जाता है, सगुण। तो इनकी भक्ति किससे होती थी, मूर्ति पूजा से, इनकी भक्ति भजन कीर्तनों से होती थी। और दूसरा क्या होता है, निर्गुण, निर्गुण निराकार, मतलब कोई आकार नहीं, ईश्वर हर कण में स्थित है, तो वह कौन सा होता है, निर्गुण। अब निर्गुण भक्ति में राजस्थान के अंदर कौन आते हैं, अपने दादू, या कह सकते हैं और भी उदाहरण है, संत कबीर है, नानक है, तो यह भी क्या है, निर्गुण भक्त रहे। अब दोस्तों मीराबाई की जो भक्ति शुरू हुई थी वह इनके बचपन में हुई थी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बचपन में ये अपने दादा के यहाँ रहते थे। तो एक बार क्या होता है, इनके घर के बाहर से कोई बारात जा रही होती है, तो ये बारात देख के बड़ी उत्साहित हो जाती है, तो अपनी दादी के पास दौड़ के जाती है और पूछती है कि ये घोड़ी पर जो बैठा है ये कौन है। तो इनकी दादी कहती है घोड़ी पर बैठा है दूल्हा है। फिर यह पूछती है कि इसका नाम क्या है, तो अब दादी को नाम पता नहीं था, तो दादी क्या कह देती है, यह गिरधर गोपाल है। तो मीराबाई उसी समय से गिरधर गोपाल नाम को अपने मन में बैठा लेती है, और गिरधर गोपाल दोस्तों किनका नाम है, श्री कृष्ण का। तो यह उसी समय से श्री कृष्ण को अपना पति मान के अपना जीवन जो है उनकी भक्ति में लगा देती है। मीरा सगुण भक्ति में श्री कृष्ण की भक्त बन के अपना पूरा जीवन निकालते। अब दोस्तों महत्वपूर्ण चीज जो है मीराबाई की रचनाएं, मीराबाई की जो रचनाएं हैं वह हमें ध्यान रखनी। इनकी रचनाओं में टीका, राग गोविंद, एक रुक्मिणी मंगल, और तीसरी क्या है, नरसी मेहता की हुंडी। तीसरी क्या है, नरसी मेहता की हुंडी। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, टीका, राग गोविंद, रुक्मिणी मंगल और नरसी मेहता की हुंडी। अब दोस्तों जो इनका अंत होता है वो होता है द्वारिका में इनका अंत होता है। अब इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 1498 ईस्वी में, और इनका अंत जो हुआ वो हुआ 1557 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, मीराबाई किनकी पत्नी थी, भोजराज की। इनका जन्म कहाँ हुआ था, कुड़की गांव में। बचपन का नाम पेमल, पिता का नाम रतन सिंह, दादा का नाम राव दूधा। मीराबाई का मंदिर कहाँ है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। बनवाया किसने है, महाराणा कुंभा ने। अब यह सगुण भक्ति की उपासक थी, यह ध्यान रखना है। ये सवाल पूछा गया है आपके ही परीक्षा में कि मीराबाई किस भक्ति की उपासक है। तो भक्ति के प्रकार कौन से है, सगुण और निर्गुण। सगुण में भगवान के गुण होते हैं, भगवान का आकार है, रंग है, रूप है। जबकि निर्गुण में क्या होगा कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है, ईश्वर कण कण में स्थित है। और इनकी रचनाएं जो आएगी वो टीका, राग गोविंद, रुक्मिणी मंगल और नरसी मेहता की हुंडी। अब दोस्तों इसमें एक और बात रह गई कि इनके गुरु का क्या नाम था। इनके गुरु का नाम क्या था, रैदास। इनके गुरु का क्या नाम था, रैदास। ये ध्यान रखना दोस्तों। अब रैदास का जो मंदिर है यह इनके मंदिर के पास ही स्थित भी है। अब दोस्तों मीराबाई के बाद में अपन आगे आते हैं रतन सिंह पे। जैसा मैंने पहले बताया था, महाराणा कुंभा की जो मृत्यु हुई थी वह कब हुई थी, 1528 ईस्वी में। तो महाराणा की मृत्यु के बाद 1540 ईस्वी में शासक कौन बनता है, अपना उदय सिंह, 1540 से 1572। अब ये जो 10-12 साल थे बीच में, इसके अंदर मेवाड़ के अंदर 3 शासक बदल जाएंगे। होगा क्या
कि पहले आएंगे रतन सिंह, फिर आएंगे विक्रमादित्य, फिर इनके साथ में एक और आएंगे बनवीर। तो यह जो काल था ये बड़ा उठा पटक वाला काल था और मेवाड़ के अंदर यह काल अच्छा नहीं माना जाता। रतन सिंह का शासन काल है 1528 ईस्वी से 1531 ईस्वी तक। अब दोस्तों राणा सांगा के बाद में मेवाड़ की राजगद्दी पे कौन बैठे? रतन सिंह। अब रतन सिंह द्वितीय है, ये ध्यान रखना। इससे पहले भी एक रतन सिंह के बारे में हम पढ़ चुके हैं, वो कौन से हैं? रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह जिन्होंने किसके खिलाफ युद्ध लड़ा था? अलाउद्दीन खिलजी। इनकी पत्नी का नाम क्या था? रानी पद्मिनी। आपको याद होगा? ठीक है दोस्तों, रिवाइज भी करते चलो। दोस्तों इनके काल में कोई ऐसी खास बात नहीं है, बस एक बार ये अहेरिया उत्सव में, अहेरिया उत्सव में जब खेल रहे होते हैं, अहेरिया उत्सव क्या होता है? आखेट का उत्सव, आखेट या शिकार करना। तो एक बार ये क्या कि शिकार खेल रहे थे तो सूरजमल हाड़ा, सूरजमल हाड़ा के साथ में इनकी क्या अनबन हो जाती है और दोनों लड़ते हुए एक दूसरे को मौत के घाट उतार देते हैं। तो इनका जीवन काल जो है बड़ा जल्दी ही खत्म हो जाता है। इनके बाद में अगला जो शासक बनता है मेवाड़ का, वो बनता है 1531 ईस्वी में विक्रमादित्य, जो 1536 ईस्वी तक रहता है। दोस्तों जो विक्रमादित्य शासक बना था तब इसकी उम्र कम थी, तो इनकी माता कर्णावती इनकी संरक्षिका बनती है, इनकी संरक्षिका बनती है। और इनका एक स्वामी भक्त सेनापति था, बाघ सिंह। इनका एक स्वामी भक्त सेनापति था बाघ सिंह, जो इनके साथ में हमेशा रहता था। अब दोस्तों इनका काल भी जो था वो कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो है इसमें ध्यान रखनी है, बहादुर शाह के आक्रमण। गुजरात का शासक था बहादुर शाह, उसने चित्तौड़ पर 2 बार आक्रमण किया था। बहादुर शाह का आक्रमण अब सबसे पहले इसने किया था 1533 ईस्वी में। अब चूंकि विक्रमादित्य क्या है उम्र में छोटा था, तो रानी कर्णावती इस स्थिति में थी नहीं कि इस बहादुर शाह के साथ में युद्ध किया जाए। तो यह क्या है, एक कुशल राजनीतिज्ञ थी, तो इसने सूझबूझ का काम लिया और अपने पूरे दरबार के साथ में मंत्रणा कर एक निर्णय लिया कि क्यों ना बहादुर शाह को लड़ने के बजाय इससे कोई संधि कर ली जाए। तो यह क्या करती है कि जो रणथंभौर का किला होता है, रणथंभौर का किला, वह किसको दे देती है, बहादुर शाह को, और बहादुर शाह खुशी खुशी उस किले को लेके वापस चला जाता है। तो यह 1533 में बहादुर शाह जब चित्तौड़ पर आक्रमण करता है तो इसे क्या मिलता है, रणथंभौर का किला, और एक संधि कर लेता है कि ये वापस आक्रमण नहीं करेगा। अब दोस्तों किसी भी इंसान को कोई चीज़ आसानी से मिल जाती है तो वह और पाने की इच्छा पाल लेता है। अब बहादुर शाह के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब 1533 ईस्वी में रणथंभौर का किला बगैर किसी युद्ध के मिल गया तो अब इसकी इच्छा क्या हुई कि अब मुझे चित्तौड़ का किला भी बगैर युद्ध के मिल जाए। तो होता क्या है कि 1535 ईस्वी में बहादुर शाह दूसरी बार आक्रमण करता है, वापस आक्रमण करता है मेवाड़ पर। अब लेकिन इस समय हुआ क्या दोस्तों, जो रानी कर्णावती थी इन्होंने क्या है सूझबूझ का फिर काम लिया और इन्होंने मुगल साम्राज्य के शासक हुमायूं को एक पत्र लिखा और साथ में एक राखी भेजी। अब दोस्तों रक्षाबंधन के त्यौहार जो है इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है, इसी राखी और इसी पत्र से, जो कर्णावती ने मुगल साम्राज्य के शासक हुमायूं को भेजा था। अभी जो महीना चल रहा है आपको ध्यान होगा, वैसे तो अभी महीना चल रहा है जुलाई, वैसे तो अभी महीना कौन सा चल रहा है, जुलाई, लेकिन अपने हिंदी
शक संवत के अनुसार, अभी महीना कौन सा चल रहा है? श्रावण, ठीक है, श्रावण। अब इस श्रावण की पूर्णिमा को, श्रावण की पूर्णिमा को एक त्योहार मनाया जाता है जिसे हम रक्षाबंधन के नाम से जानते हैं। तो रक्षाबंधन की जो शुरुआत हुई थी, यह रानी कर्णावती द्वारा एक राखी भेजी गई थी मुगल बादशाह हुमायूं को। तब से यह माना जाता है कि यह एक त्योहार के रूप में एक बदल गया। अब दोस्तों, मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? बाबर, 1526 ईस्वी में। आपको याद है 1526 ईस्वी में भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और आगरा के अंदर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। अब बाबर के बाद में अगला शासक कौन आया? हुमायूं। हुमायूं कब बना? 1530 ईस्वी में मुगल साम्राज्य का शासक बना। या अब दोस्तों, हुमायूं को कर्णावती ने क्या है? राखी भेजी थी। अब दोस्तों, यहाँ पर एक बात आती है कि क्या हुमायूं ने कर्णावती की मदद की या नहीं की? अब दोस्तों, हुआ क्या? वैसे अगर देखा जाए तो हम स्पष्ट रूप से अगर समझना चाहें तो हुमायूं ने कर्णावती की मदद नहीं की। अब दोस्तों, यह मदद करना तो चाहता था, लेकिन यह समय पर क्या है? पहुंच नहीं पाता। तो दोस्तों, यहाँ होता क्या है? अब ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि हुमायूं जो है वह क्या है? मदद करना ही नहीं चाहता था, इसलिए जानबूझ के क्या आया? लेट आया। लेकिन कुछ इतिहासकार ऐसे कहते हैं कि जो हुमायूं को खबर मिली थी यह लेट मिली थी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो जब ये सेना लेके यहाँ पहुँचता है तब तक बहादुर शाह जो था वह चित्तौड़ पे आक्रमण कर चुका था। तो दोस्तों, यह तो पता नहीं कि सही क्या है क्या नहीं है, लेकिन यह बात जरूर है कि हुमायूं मदद करने के लिए पहुंचा था लेकिन लेट पहुंचा था। ठीक है। अब दोस्तों, हुआ क्या? जब 1535 ईस्वी में बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी सहायता के लिए। अब दोस्तों, हुमायूं लेट पहुंचा, वह कर्णावती की मदद कर नहीं पाया। दोस्तों, 1535 ईस्वी में जब बहादुर शाह आक्रमण कर देता है तो विक्रमादित्य का सेनापति बाघ सिंह बड़ी बहादुरी से बहादुर सिंह का सामना करता है और वीरगति को प्राप्त हो जाता है। अब जब यह वीरगति को प्राप्त हो जाता है तो इसकी रानियां और रानी कर्णावती यह क्या कर लेते हैं? जौहर कर लेते हैं। तो 1535 ईस्वी में चित्तौड़ दुर्ग का दूसरा साका होता है। चित्तौड़ दुर्ग का दूसरा साका। ये करता कौन है? करता कौन है? ये रानी कर्णावती। कौन करता है? ये रानी कर्णावती। बाघ सिंह और बाघ सिंह की जो राजपूती पत्नियां थी वह सब क्या कर लेते हैं? जौहर कर लेते हैं। अब दोस्तों, होता क्या है कि जैसे ये जौहर और कर लेते हैं, फिर क्या है? हुमायूं की सेना जो होती है वह चित्तौड़ दुर्ग पर पहुंचती है। अब चित्तौड़ दुर्ग पर जैसे ही पता चलता है बहादुर शाह की हुमायूं की सेना आ चुकी है तो यह क्या है? चित्तौड़ का दुर्ग छोड़ के भाग जाता है और विक्रमादित्य जो था यह चित्तौड़ का दुर्ग पर वापस अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। तो दोस्तों, विक्रमादित्य जो था, इनकी माता जी कौन है? कर्णावती। इनके सेनापति कौन है? बाघ सिंह। अब इनके समय में बहादुर शाह जो था गुजरात का शासक था। बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर 2 बार आक्रमण किया। एक 1533 ईस्वी में जब रानी कर्णावती से क्या देती है? रणथंभौर का दुर्ग। और दूसरी बार 1535 ईस्वी में जब क्या होता है? रानी कर्णावती हुमायूं को राखी भेजती है सहायता के लिए, लेकिन यह हुमायूं सहायता के लिए लेट पहुंच और रानी कर्णावती जौहर कर लेती है। तो यहाँ मेवाड़ का दूसरा साका होता है। तो यहाँ
चित्तौड़ दुर्ग का दूसरा शाखा था। दोस्तों चित्तौड़ दुर्ग में 3 शाखे हुए। पहला शाखा मैंने आपको बताया था रावल रतन सिंह के समय में। रावल रतन सिंह ने किससे युद्ध किया था? रावल रतन सिंह ने किससे युद्ध किया था? एके से। और रावल रतन सिंह की पत्नी का क्या नाम था? रानी पद्मिनी। दूसरा शाखा कब हुआ? 1535 ईस्वी में। किसने किया? रानी कर्णावती ने। और इसके बाद तीसरा शाखा और आएगा। तीसरा शाखा उदय सिंह के समय में आएगा। तो बहुत जल्दी तीसरा शाखा आएगा। चित्तौड़ दुर्ग में 3 शाखे हुए हैं। एक 1303 ईस्वी में, दूसरा 1535 ईस्वी में, तीसरा होगा 1567 ईस्वी में। तो दोस्तों विक्रमादित्य जो है इनकी हत्या कर देता है बनवीर। इनकी हत्या कौन कर देता है? बनवीर। अब दोस्तों ये बनवीर कौन था? आपको याद होगा पृथ्वीराज, रायमल का बेटा पृथ्वीराज, महाराणा सांगा का सबसे बड़ा भाई पृथ्वीराज या उड़ता राजकुमार, उसका अनौसर पुत्र, अनौसर पुत्र या अवैध पुत्र, या कह सकते हैं कि पृथ्वीराज की रंगरलियों का नतीजा, या उसकी दासी का पुत्र, उसकी दासी का पुत्र। अब यह क्या करता है कि यह विक्रमादित्य की हत्या कर देता है और मेवाड़ की राजगद्दी को हथिया लेता है। अब इस समय जो उदय सिंह थे यह भी क्या थे कि मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठ सकते थे। तो विक्रमादित्य की हत्या करने के बाद में बनवीर किनकी हत्या के लिए निकल जाता है? उदय सिंह की। लेकिन उदय सिंह की हत्या यह कर नहीं पाता। अब यहां बात आती है पन्नाधाय की। पन्नाधाय की। अब पन्नाधाय जो थी यह क्या थी? महाराणा उदय सिंह को दूध पिलाती थी। अब जो धाय दोस्तों होती है ना, धाय, यह क्या होती है? यह वह औरतें होती है जो राजकुमारों को दूध पिलाती है। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपनी स्वामी भक्ति का परिचय दिया और अपने पुत्र चंदन, चंदन का अपने पुत्र चंदन का क्या दे दिया? बलिदान। हुआ क्या था, जब बनवीर राणा उदय सिंह को मारने के लिए दुर्ग में पहुंचता है तो यह उदय सिंह को छिपा देती है और उनकी जगह पे चंदन को बनवीर के सामने ले आती है। अब यह जोश में क्या है? बनवीर जोश में क्या है? चंदन की हत्या कर देता है और यह मान बैठता है कि उसने मेवाड़ के सभी शासकों को। अब बनवीर क्या है कि जोश में चंदन की हत्या कर देता है और यह सोचता है कि उसने अपने सभी दुश्मनों को खत्म कर दिया और 1536 ईस्वी में मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठ जाता है। अब दोस्तों जो पन्नाधाय है यह उदय सिंह को ले जाकर अब दोस्तों पन्नाधाय जो थे यह उदय सिंह को ले जाते हैं कुंभलगढ़ में। और कुंभलगढ़ में उस समय जो दुर्ग पालक थे, और कुंभलगढ़ में उस समय जो थे वो थे आशा देवपुरा। अब आशा देवपुरा के यहाँ पर पन्नाधाय और उदय सिंह दोनों क्या लेते हैं? शरण लेते हैं। और उदय सिंह फिर कुंभलगढ़ में ही बड़े होते हैं। तो दोस्तों पन्नाधाय जो है यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा पूछा गया है कि धाय का मतलब क्या है? ऐसा पूछा गया है कि धाय का मतलब क्या है? धाय वो औरतें होती है जो राजकुमारों को क्या पिलाती है? दूध पिलाती है। और पन्नाधाय जो है इसने अपने स्वामी भक्ति का परिचय दिया, अपने पुत्र चंदन का बलिदान दे दिया। किसकी रक्षा के लिए? उदय सिंह की रक्षा के लिए। तो मेवाड़ का जो गौरवमयी इतिहास है उसका एक स्वर्णिम पृष्ठ भी है पन्नाधाय जैसे स्वामी भक्तों का, जिसमें जो अपनी स्वामी भक्ति के लिए अपने प्रिय पुत्र की भी परवाह नहीं करती है। तो दोस्तों अब जो है अगला मेवाड़ का शासक बनेगा उदय सिंह। तो अब आते हैं उदय सिंह पे। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं उदय सिंह। उदय सिंह किसके पुत्र थे? महाराणा सांगा के।
उदय सिंह। इनका शासनकाल कब हुआ था? 1540 ईस्वी से लेकर 1572 ईस्वी तक। अब दोस्तों इनके जीवन की रक्षा किसने की थी? पन्नाधाय ने। पन्नाधाय इनको कुंभलगढ़ लेके चले गए थे। अब कुंभलगढ़ में ये धीरे 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 बड़े हुए। अब दोस्तों जो बनवीर था, बनवीर क्या था? दासी का पुत्र था। तो उसको दरबार के अंदर वो सम्मान जो सभी राणाओं को मिलता है वो उसको सम्मान नहीं मिलता था। दरबार में उसकी बार बार बेइज्जती होती रहती थी और वहाँ जो प्रमुख सामंत थे, प्रमुख सरदार थे, वह सब धीरे 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 चित्तौड़ से निकलकर कहाँ आके इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं? कुंभलगढ़ में। अब उन सब सरदारों ने मिलके उदय सिंह का राज्य अभिषेक कर दिया था 1537 ईस्वी में। 1537 ईस्वी में क्या हुआ? उदय सिंह का राज्य अभिषेक। अब ये जो राज्य अभिषेक हुआ था यह कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ के किले में, कुंभलगढ़ दुर्ग में। अब दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग से जुड़ी हुई 3-4 बातें जो है वो हमेशा हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहली, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा के। उस समय इसके वास्तुकार कौन थे? मंडन। अब दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग में जो सबसे ऊंचा महल था, सबसे ऊंचा महल जिसका नाम क्या था? कटारगढ़ दुर्ग, वह महाराणा कुंभा का निवास स्थल था। अब उसी कटारगढ़ को नाम क्या दिया जाता है? मेवाड़ की आंख। सबसे ऊंचा स्थान था इसलिए उसे नाम क्या दिया जाता है? मेवाड़ की आंख। अब उसी कटारगढ़ का एक अन्य नाम भी है बादल महल। उसी कटारगढ़ का एक अन्य नाम भी है बादल महल। इसी बादल महल के अंदर किसका जन्म हुआ था? महाराणा प्रताप का। उदय सिंह के पुत्र महाराणा प्रताप, उनका जन्म भी किसमें होगा? इसी कटारगढ़ में या बादल महल में। तो उदय सिंह का राज्याभिषेक भी कहाँ हुआ? कुंभलगढ़ दुर्ग में। ये 3-4 बातें दोस्तों ध्यान रखनी है अच्छे से, कुंभलगढ़ से जो जुड़ी हुई है। महाराणा कुंभा का निवास स्थल, उदय सिंह का राज्याभिषेक और महाराणा प्रताप का जन्म। अब दोस्तों होता क्या है कि 1540 ईस्वी में, मैंने आपको बताया था 1540 ईस्वी में जो बनवीर है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो 1540 ईस्वी में उदय सिंह क्या करते हैं? मारवाड़ के मालदेव, मारवाड़ के मालदेव की सहायता से चित्तौड़ पर क्या कर देते हैं? आक्रमण। चित्तौड़ पर आक्रमण, और बनवीर को क्या है? मौत के घाट उतार देते हैं, बनवीर को मार देते हैं और चित्तौड़ के दुर्ग पर 1540 ईस्वी में क्या है? अपना अधिकार जमा लेते हैं। अब दोस्तों मैंने आपको शेरशाह सूरी के बारे में पहले बताया था। शेरशाह सूरी कौन है? शेरशाह सूरी आपको याद आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला सा। शेरशाह सूरी से जुड़ा हुआ है एमजे, माइकल जैक्सन। कुछ याद आ रहा है? माइकल जैक्सन, माइकल जैक्सन नहीं तो मलिक जायसी, मलिक जायसी नहीं तो पद्मावत। मलिक जायसी याद नहीं आया तो पद्मावत थोड़ा बहुत याद आएगा। पद्मावत क्या है? पद्मावत एक ग्रंथ है जो किसने लिखा है? एमजे ने। अब पद्मावत भी याद नहीं आ रहा तो पद्मिनी तो याद होगा ही, रानी पद्मिनी। तो शेरशाह सूरी दिल्ली का सुल्तान था 16वीं शताब्दी में, जिसका दरबारी कवि था मलिक जायसी या एमजे, मलिक जायसी। तो मलिक जायसी ने एक पुस्तक लिखी थी पद्मावत। पद्मावत में किसकी कहानी लिखी गई है? रावल रतन सिंह और रानी पद्मिनी की। तो अब ये शेरशाह सूरी जो है ये अपने राजस्थान के अभियान पे निकला हुआ होता है। तो 1543 ईस्वी में, 1543 ईस्वी में शेरशाह सूरी चित्तौड़ की तरफ बढ़ता है। शेरशाह सूरी चित्तौड़ की तरफ
बढ़ता है। तो अब क्या था दोस्तों, जो महाराणा उदय सिंह थे, उदय सिंह ने क्या है कि 1540 में अपना शासन स्थापित किया था और मात्र 3 वर्ष हुए थे। तो इस समय में उनके अंदर इतनी क्षमताएं विकसित नहीं हुई थी कि वो दिल्ली के सुल्तान शेर शाह सूरी जैसे बड़े शासक का सामना कर सके। तो वो क्या करते हैं कि अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग की कुंजियां किसको सौंप देते हैं, शेर शाह सूरी को। अब शेर शाह सूरी तो क्या है कि चित्तौड़ को अपने अधीन करना चाहता था और उसका काम बगैर युद्ध किए ही हो गया। महाराणा उदय सिंह ने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली बगैर युद्ध किए। अब दोस्तों शेर शाह सूरी जो होता है बगैर युद्ध किए ही लौट जाता है वापस अपने सैनिक अभियान पे। वहाँ से ये चला जाता है मारवाड़, जहाँ पर ये अब लड़ेगा गिरी सुमेल का युद्ध राव मालदेव के साथ। शेर शाह सूरी चित्तौड़ से निकल के चला जाता है मारवाड़ में। मारवाड़ में आगे युद्ध लड़ता है राव मालदेव के साथ गिरी सुमेल का युद्ध। अब चित्तौड़ में क्या होता है कि जब शेर शाह सूरी निकल जाता है तो अपना एक खास आदमी खवास खां, अपना एक खास आदमी खवास खां को क्या है चित्तौड़ के दरबार में अपने प्रतिनिधि के रूप में छोड़ के चला जाता है, ताकि चित्तौड़ पर शेर शाह सूरी का प्रभाव जो है वो बना रहे। अब दोस्तों इसके बाद क्या होता है, 1557 जो है वो अफगानी हाकिम हाजी खां जो अजमेर का शासक था, अफगानी हाकिम हाजी खां जो अजमेर का शासक था, उसे बुरी तरीके से परास्त करते हैं। अब इस युद्ध के बाद में 1559 ईस्वी में महाराणा उदयपुर शहर की नींव रखते हैं। उदयपुर शहर की नींव रखते हैं। अब दोस्तों जो उदयपुर शहर की नींव रखी और उदयपुर को ही अपनी क्या बना लेते हैं, राजधानी। उदयपुर को अपनी नई राजधानी बना लेते हैं। अब दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि जो मेवाड़ राजवंश, इसकी सबसे पहली राजधानी क्या थी, नागदा। नागदा से अलहट के समय में राजधानी कहाँ चली जाती है, आहड़। आहड़ एक समृद्धशाली नगर होता है, एक व्यापारिक केंद्र होता है, तो आहड़ जो होता है वो आहड़ अपनी राजधानी लेके चला जाता है। इसके बाद दोस्तों वापस से बन जाती है नागदा। नागदा के बाद क्षेत्र सिंह जो है, क्षेत्र सिंह राजधानी कहाँ ले जाता है, चित्तौड़। क्षेत्र सिंह राजधानी कहाँ ले जाता है, चित्तौड़। और चित्तौड़ के बाद में अब महाराणा उदय सिंह ये कहाँ लेके चले जाते हैं, उदयपुर। तो वर्तमान समय में जो मेवाड़ राजवंश है ये कहाँ तक सीमित हो गया, उदयपुर तक ही। और उदयपुर की स्थापना कब हुई थी, 1559 ईस्वी में। तो ये याद रखना है, उदयपुर की स्थापना किसने की थी, महाराणा उदय सिंह ने। कब की थी, 1559 में। अब दोस्तों इन्होंने उदयपुर में एक उदय सागर झील का निर्माण करवाया था। उदय सागर झील का निर्माण कराया था। अब इसी झील की वजह से दोस्तों महाराणा जितने भी हुए आगे, उन सब ने क्या है अलग अलग झीलों का निर्माण करवाया था उदयपुर में। इसीलिए उदयपुर का आज जो नाम है वो क्या है, झीलों की नगरी। उदयपुर को क्या कहते हैं आज, झीलों की नगरी। और उदयपुर के अंदर जो प्रमुख झीलें हैं, पिछोला, फतेह सागर, स्वरूप सागर, उदय सागर झील, दूध तलाई, जो प्रमुख झीलें हैं उदयपुर में। तो दोस्तों इसके बाद में अब महाराणा की टक्कर होती है मुगल बादशाह अकबर से। किससे टक्कर होती है, मुगल बादशाह अकबर से। अब उदय सिंह और अकबर। अब दोस्तों अकबर जो था वो भारत का बादशाह था और वो यह चाहता था जितने भी भारत के शासक हैं वह सभी उसकी अधीनता स्वीकार कर ले और उसके सामने झुक जाए। लेकिन उदय सिंह जो थे यह स्वाभिमानी थे
और अपनी स्वतंत्रता को क्या है सदैव अडिग रखना चाहते थे, किसी और की अधीनता कभी स्वीकार नहीं करना चाहते थे। इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में अकबर के सामने कभी अपना सर नहीं झुकाया और साथ ही साथ इन्होंने क्या है अपने आसपास के क्षेत्रों में जो भी शासक थे उन्हें भी क्या है प्रेरित किया। तो दोस्तों हुआ क्या था कि अकबर के इतिहासकार, अकबर के प्रमुख इतिहासकार अबुल फजल और दूसरे बदायूनी, इन दोनों ने अपने ग्रंथों के अंदर लिखा है कि अकबर जो था उदय सिंह की इसी स्वाभिमान रवैये से क्या है डरा हुआ था, इसी से आसक्त था। अब अबुल फजल ने जो प्रमुख पुस्तकें लिखी है जो हमें परीक्षा की दृष्टि से भी ध्यान रखनी है वो कौन कौन सी है? एक तो आइन ए अकबरी, आइन ए अकबरी, और दूसरी क्या है अकबर नामा। दोस्तों अबुल फजल तो है यह भारत के एक प्रमुख इतिहासकार रहे हैं जो मुगल बादशाहों का इतिहास लिखते हैं। अब दोस्तों मैंने आपको पहले बताया है कि राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है। दोस्तों आपको ये सोच के मुझे बताना है कि राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं। अब दोस्तों जो बदायूनी था इसका नाम हकीकत में था अब्दुल कादिर बदायूनी, और इसने जो प्रमुख ग्रंथ लिखा था मुंत खाब ए तवारिक। दोस्तों बदायूनी ने जो प्रमुख इतिहास का ग्रंथ लिखा था वो क्या लिखा था? मुत्खाब ए तवारिक। अब मुत्खाब ए तवारिक को तारीके बदायूनी भी कहते हैं, तारीखे बदायूनी भी कहते हैं। इसमें बदायूनी ने क्या लिखा है? मुगल बादशाहों का इतिहास लिखा है। अब दोस्तों ये दोनों इतिहासकार जो है ये हल्दी घाटी के युद्ध में भी उपस्थित थे और हल्दी घाटी के युद्ध का आंखों देखा हाल भी इन्होंने अपने इन ग्रंथों में लिखा है। तो दोस्तों इन ग्रंथों के अनुसार अकबर जो था वो उदय सिंह की स्वतंत्रता से घबराया हुआ था। अब उदय सिंह का जो साथ दे रहे थे, उदय सिंह का जो साथ दे रहे थे सिरोही, बूंदी और डूंगरपुर, इनके शासक जो साथ दे रहे थे, तो अकबर के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में उदय सिंह बन रहे थे। तो अकबर कैसे न कैसे करके उदय सिंह को क्या है अपने अधीन करना चाहता था। अब ये तो साथ दे ही रहे थे और उदय सिंह जो थे इतने बहादुर थे कि अकबर से सताए हुए शासकों को ये अपने यहाँ शरण भी दे रहे थे। जैसे जयमल मेड़तिया, जो मेड़ता के शासक थे जयमल मेड़तिया, वो भी उदय सिंह के यहाँ पे आके शरण लेते हैं। इसी प्रकार मालवा का शासक बाज बहादुर, बाज बहादुर भी किनके यहाँ शरण लेता है? उदय सिंह का। तो उदय सिंह जो था अकबर के लिए अब क्या एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर रहे थे। इसलिए अकबर जो थे चित्तौड़ को क्या है अपने अधीन करने की ठान लेते हैं और चित्तौड़ के लिए अपनी सेना को तैयार करने में लग जाते हैं। अब दोस्तों आगे आता है अपना चित्तौड़ पर आक्रमण जो 1567-68 में हुआ था। 1567-68 में हुआ था। अब दोस्तों देखते हैं चित्तौड़ पर आक्रमण। चित्तौड़ पर अकबर द्वारा आक्रमण कब हुआ था? ये 1567-68 ईस्वी में। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया था अकबर के लिए उदय सिंह की स्वतंत्रता एक चुनौती बन जाती है क्योंकि वो भारत का बादशाह था। वो ये चाहता था कि सारे शासक उसके सामने सर झुकाए और उसकी अधीनता स्वीकार कर ले, लेकिन उदय सिंह स्वाभिमानी शासक थे और स्वतंत्रता प्रेमी थे। उन्होंने कभी इसके सामने अकबर के सामने सर नहीं झुकाया। तो अब दोस्तों अकबर जो है एक बहुत बड़ी सेना के साथ में चित्तौड़ पहुंचता है।
अक्टूबर 1567 ईस्वी में अकबर चित्तौड़ दुर्ग के बाहर पहुंचता है। अब दोस्तों महाराणा उदय सिंह जो थे यह पहले से ही बहुत समझदार थे। इन्होंने पहले से ही चित्तौड़ की एक नई राजधानी स्थापित कर ली थी, उदयपुर। इन्हें पता था कि अकबर चित्तौड़ के लिए कभी भी एक बड़ा खतरा बन सकता है, तो इन्होंने पहले से ही क्या है तैयारी कर ली थी। अब जब अकबर की सेना चित्तौड़ की तरफ बढ़ रही थी तब उदय सिंह भाग जाते हैं कि उन्हें अब क्या करना है। तो उदय सिंह जो है वह वहाँ से अपनी जिम्मेदारी, चित्तौड़ दुर्ग की जिम्मेदारी जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया, अपने चित्तौड़ दुर्ग की जिम्मेदारी जयमल और फत्ता सिसोदिया को सौंपकर खुद कहाँ चले जाते हैं, उदयपुर में स्थित गोकुंदा पहाड़ियों में। ये दोस्तों ध्यान रखना है कि किस पहाड़ियों में उदय सिंह चले जाते हैं, गोकुंदा की पहाड़ियों में। हमें ये ध्यान रखना है, सवाल ऐसा पूछ लिया जाता है कि उदय सिंह किस पहाड़ियों में जाके अकबर के आक्रमण से बचते हैं, तो वो कौन सी पहाड़ियां हैं, गोकुंदा की पहाड़ियां। अब दोस्तों अकबर जो था ये चित्तौड़ के दुर्ग के बाहर पहुंच के बारूद का इस्तेमाल करता है। इससे पहले हमने देखा है कि अलाउद्दीन खिलजी जो था यह चित्तौड़ के दुर्ग में बाहर, रणथंभौर के दुर्ग के बाहर खड़ा होके महीनों इंतजार करता है कि दुर्ग के द्वार खुले। लेकिन अकबर जो था, अकबर के पास में क्या है, टेक्नोलॉजी लेटेस्ट थी, इसके पास बारूद था। तो बारूद की सुरंग बिछाई और किले की दीवार को उड़ा दिया। तो अकबर के लिए चित्तौड़ दुर्ग में प्रवेश करना कोई बहुत बड़ी बात थी नहीं। इसने चित्तौड़ के दुर्ग के बाहर पहुंच के सबसे पहले क्या कार्य किया, वहां बारूदी सुरंगें बिछाई और चित्तौड़ दुर्ग की दीवारों को तोड़ दिया। अब इसके बाद में जो जयमल और फत्ता थे इनके साथ में मिल जाते हैं अपने वीर कलाजी राठौड़। वीर कलाजी राठौड़, अब ये तीनों मिलके बड़ी बहादुरी से अकबर का सामना करते हैं। अब दुर्भाग्यवश क्या होता है कि अकबर की संग्राम बंदूक से जयमल क्या है, घायल हो जाते हैं। अकबर की संग्राम बंदूक से जयमल घायल हो जाते हैं। जब ये घायल हो जाते हैं तो वीर कलाजी क्या करते हैं कि जयमल को अपने कंधों पे बिठाते हैं और दोनों मिलके अकबर से लड़ने लग जाते हैं। तो अकबर ये नज़ारा देख के बहुत आश्चर्यचकित होता है। ऐसा लगता है जैसे एक 2 सिर 4 हाथ वाला देवता आके चित्तौड़ का युद्ध लड़ रहा है। तो अकबर यह देख के बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है। अब दोस्तों वीर कलाजी जो राठौड़ है, वीर कलाजी राठौड़ जो है यह एक लोक देवता है और इन्हें शेषनाग का अवतार भी माना जाता है। शेषनाग का अवतार, तो इसी शेषनाग के अवतार जिसके 2 सर और 4 हाथ थे। तो दोस्तों अब ये जयमल, फत्ता और वीर कलाजी राठौड़ अकबर के साथ में युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और इनकी जो रानियां होती है वो कर लेती है जौहर। तो दोस्तों यहाँ अपना चित्तौड़ का तीसरा साका होता है, चित्तौड़ का तीसरा साका। अब चित्तौड़ के तीसरे साके में क्या होता है, जयमल, फत्ता जो है यह वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और इनकी जो रानियां होती है वो जौहर कर लेती है। तो पहले मैंने आपको बताया था कि ये कब होता है, 1568 ईस्वी में। मैंने पहले बताया था कि पहला जो साका होता है वो कब होता है, 1303 ईस्वी में। आपको अच्छे से याद होगा कि यह किस युद्ध के बाद हुआ था और किसने किया था। पहला साका
चित्तौड़ दुर्ग का पहला साका, और राजस्थान का कौन सा साका है? ये दूसरा। इसके बाद दूसरा साका कब होता है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, 1535 ईस्वी में। 1535 ईस्वी में जो रानी कर्णावती करती है। अब तीसरा साका कौन सा है? ये चित्तौड़ दुर्ग में केवल 3 साके हुए हैं और ये तीनों साके हैं। तीसरा कब हुआ? 1568 ईस्वी में साके। तो दोस्तों इस प्रकार चित्तौड़ पर अकबर का अधिकार हो जाता है, और फरवरी 1568 ईस्वी में अकबर जो है चित्तौड़ पर पूरी तरीके से अधिकार प्राप्त कर लेता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात होती है कि अकबर द्वारा चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद में एक बहुत बड़ा नरसंहार कराया जाता है, और यह नरसंहार जो है ये अकबर के माथे पर एक बहुत बड़ा कलंक है। तो दोस्तों अब जो है यह चित्तौड़ के दुर्ग का पतन की बात सुनकर जो उदय सिंह है वह क्या है, बीमार से रहने लग जाते हैं, और 25 फरवरी 1572 ईस्वी में इनकी गोकुंदा की पहाड़ियों में मृत्यु हो जाती है, और वहाँ पर इनकी छतरी भी बनी हुई है। दोस्तों जो उदय सिंह जो है, इनके जो पुत्र थे, इनके पुत्र जगमाल, जो इनकी भटियानी रानी धीरबाई के पुत्र थे, अब उनको जो है यह अपनी सत्ता की बागडोर सौंप देते हैं, जबकि इनके सबसे सक्षम और सबसे योग्य पुत्र महाराणा प्रताप, उनको ये क्या है पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर देते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में अपना उदय सिंह तक ही, कल के वीडियो में हम देखेंगे कि महाराणा प्रताप किस तरीके से मेवाड़ की राजगद्दी पे बैठते हैं, और अकबर से जो लोहा लेता है राजस्थान का वीर सपूत, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, अकबर से कैसे हल्दी घाटी का युद्ध जीतते हैं, उसको हम जानेंगे। दोस्तों हमारी परीक्षा के अंदर सबसे महत्वपूर्ण था मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास में भी सबसे महत्वपूर्ण महाराणा कुंभा के बाद महाराणा सांगार, अब सबसे महत्वपूर्ण अगला आएगा महाराणा प्रताप। तो दोस्तों यह तीनों जो है मेवाड़ के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इन तीनों को अच्छे से करना है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को आराम से करते रहो, जो क्वेश्चंस मिले हैं उनको भी प्रैक्टिस करो, और चीज़ों को तरीके से समझो, और साथ ही साथ रिवाइज भी करते रहो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।